हेलो एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी ऑडिबल आई एम श्योर। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएनएसएस और सीआरपीसी का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द 10 क्वेश्चन शो। ओके, सो सीधे मुद्दे की बात करते हैं बिना इधर उधर की बात किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यानी 1 नंबर है, यानी कि हमारा 331 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए होगा, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। The first question is, with regard to proceedings under Section 125 CRPC, which of the following proposition is correct? अब यहाँ पर बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरपीसी के 125 सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा वो प्रोपोजिशन है जो करेक्ट है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आता है स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नेसेसरी, नंबर 1। नंबर 2 यानी बी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज वेरी हाई एज रिक्वायर्ड इन ए प्रोसीडिंग अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। Number C, prima facie proof showing that the parties are living as husband and wife is sufficient. And the last option is number D, that prima facie proof showing that the parties are living as husband and wife is not sufficient and something more is required. तो आपको मैं बता दूं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, तो प्राइमा फेसाई ये शो होना चाहिए कि जो आदमी और औरत है वो एज ए हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं, इतना ही सफिशियंट है। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, prima facie proof showing that the the parties are living as husband and wife is sufficient. Now next, period of limitation for the execution of the order of maintenance under section 125 CRPC is, so period of limitation for execution of the order of maintenance, सो मेंटेनेंस के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है, तो 1 ईयर होता है। तो ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 125 में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। सो यहाँ पर है हमारा 1 ईयर। ओके, अगर मैं अब बात करूँ बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस में आपको मिलेगा सेक्शन 144, उसके अंदर ये प्रोविजन मिल जाएगा बीएनएसएस के अंदर 144 सब सेक्शन 3। यहाँ पर देखिए आपको मार्क किया हुआ है बोल्ड में, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच वी बिकम ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following cannot claim the maintenance under section 125 of the code of क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। इनमें से कौन सा नहीं है, हु कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस, कौन क्लेम नहीं कर सकता है मेंटेनेंस, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इलेजिटिमेट, नाजायज माइनर डॉटर फ्रॉम हर फादर, भाई ये तो कर सकती है। डिस्टिट्यूट वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड, ये भी कर सकती है। नंबर सी, मेजर सन फ्रॉम हिज फादर। और नंबर डी, डिसेबल्ड पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन। सो पेरेंट्स अगर डिसेबल्ड हैं तब तो भाई कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मेजर सन, यानी लड़का अगर बेटा अगर बड़ा हो गया हो, मेजर हो, तो अपने फादर से नहीं मांग सकता है मेंटेनेंस, कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन है 125 सीआरपीसी का, कौन मांग सकता है उसकी लिस्ट आपको सामने रख दी है। बीएनएसएस का सेक्शन हो जाता है 144, कौन मांग सकता है उसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। तो जिसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है कि ये लोग क्लेम कर सकते हैं, तो बस वही लोग क्लेम कर सकते हैं, जो नहीं है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 125 of the CRPC is applicable to all persons irrespective of their religion। ये तो सबको पता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, अभी का जो सो कॉल्ड 144 सीआरपी बीएनएसएस है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर एक पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल होता है। ये बात आई थी शाहबानो बेगम के केस में। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम आंख बंद करके ये आंसर देने वाला मामला है। नाउ नेक्स्ट, to seek compliance of maintenance order, an aggrieved party must make an application to the court within the period of 1 year। अभी जस्ट मैंने बताया था वही 1 ईयर यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, टू सीक कंप्लायंस ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर का कंप्लायंस करने के लिए एन अग्रीव्ड पार्टी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर ही यहाँ पर करना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट, यहाँ पर 1 ईयर होगा। नेक्स्ट,
ये आपको मिल जाएगा सीआरपीसी के 125 में या बीएनएसएस के 144, दोनों में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट हैज द पावर टू ग्रांट मेंटेनेंस टू वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स? सेशंस कोर्ट नो, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यस, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नो, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नो। तो यहाँ पर हमारा जो मामला है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी मोस्ट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कि यहाँ पर बी में दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 1 में यहाँ क्लियरली लिखा गया है ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब यहाँ डॉट 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 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? डॉट 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 का मतलब है कि इसके पहले भी कुछ है, तो वो मैंने अननेसेसरी यहाँ पर नहीं डाला है, जो जरूरी पार्ट है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सो यहाँ पर फिर देखेंगे सेक्शन 144 सब सेक्शन 1 अगेन अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी अभी भी नए वाले एक्ट के अकॉर्डिंग भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ये हमारा सो कॉल्ड मेंटेनेंस के एप्लीकेशन का डिस्पोजल करेंगे, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी हम लोग बीएनएसएस का जो है लाइव क्लासेस कर रहे हैं। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस दे कैन ज्वाइन नाउ। 337 अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड कैन ऑर्डर टू मेक अ मैक्सिमम मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अप टू। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर कोर्ट जो है मैक्सिमम कितना मंथली अलाउंस मेंटेनेंस के नाम पे कर सकती है ऑर्डर? तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसका जो आंसर मिलेगा वो अगेन यहीं पर मिलने वाला है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के अंदर ही यहाँ पर मिलेगा। सी सच मंथली रेट एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट एंड टू पे द सेम। यहाँ पर फिर अगेन 144 144 से बीएनएसएस के अंदर सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। नाउ नेक्स्ट 338 क्वेश्चन, which of the following persons cannot claim maintenance under section 125 सीआरपीसी? कौन से वो लोग हैं जो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं? सो लेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो भैया ये तो क्या कर रहा है, कैन नॉट क्लेम, तो ये तो भैया बात ही अलग ही इनकी कहानी है। लेजिटिमेट है बट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, कहाँ ये क्लेम नहीं कर सकते? सो नाउ हमें ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर जो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात याद रखिए कि जो मेजर हो गया वो नॉर्मली क्लेम नहीं कर सकता है, जायज हो चाहे नाजायज हो। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है एन इलेजिटिमेट चाइल्ड who after attaining majority cannot claim maintenance maintain cannot maintain himself by reason of economic hardship। तो पहले में लेजिटिमेट है, दूसरे में इलेजिटिमेट है, बस यही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम सेम है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे कि चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो चाहे बच्चा इलेजिटिमेट हो, लेकिन अगर उन्होंने मेजोरिटी अटेन कर ली है तो और वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। जो मेजर है वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इन एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इट इज नॉट नेसेसरी टू अवर दैट। अगर एप्लीकेशन हम मेंटेनेंस का डालते हैं तो ये आवश्यक नहीं होगा, क्या नेसेसरी नहीं होगा? द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज टू मेंटेन द वाइफ, ये तो जरूरी है कि हस्बैंड ने नेग्लेक्ट किया हो रिफ्यूज किया हो मेंटेन करने से, तो ये तो जरूरी है। दूसरा ऑप्शन बी, द हस्बैंड हैज सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन द वाइफ, बिल्कुल ये जरूरी होना चाहिए कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है फिर भी वो वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, द हस्बैंड हैज ट्रीटेड द वाइफ विथ क्रूएल्टी, ये जरूरी नहीं है। नंबर डी, द वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये जरूरी है, अगर वाइफ अनेबल है मेंटेन करने में तब। तो हमारे लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हस्बैंड हैज ट्रीटेड द वाइफ विथ क्रूएल्टी। तो अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, यानी कि 125 सीआरपीसी के मामले में ये जरूरी नहीं है ये दर्शाना ये बतलाना कि वाइफ को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट किया गया। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मायने रखता है, वो ये कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है बट वो वाइफ को नेग्लेक्ट करता है रिफ्यूज करता है टू मेंटेन, दैट इज द पॉइंट। नाउ ये आपका जो डिटेल वर्जन है यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट सबसेक्शन उसमें ए नंबर पॉइंट है, और यहाँ पर 144 का सबसेक्शन 1 का ए नंबर पॉइंट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अ डिवोर्स्ड वाइफ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड
कब तक एक डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस मिलता रहेगा अपने पति से? जब तक कि उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती है, टिल शी रीमैरेज। सिंपल आंसर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो ये था आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 10 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चंस को। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक बीएनएसएस का एप्लीकेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।